अकाउंटिंग गुरु। और जैसा कि फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का पेपर हो चुका है और कई स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि सर जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस है एक बार उनके आप आंसर की हमें बता दें तो हमें पता चल जाएगा कि हम वो सही करके आए या नहीं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो में जो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस है उनके आंसर की बताने जा रहा हूँ। वैसे जो स्टूडेंट्स का मिला जुला फीडबैक मिला है उसमें कुछ क्वेश्चंस तो स्टूडेंट्स कह रहे थे बहुत ही आसान आए हैं, बट कुछ क्वेश्चंस के बारे में ये कहा गया है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे जिनमें ऑथर्स के नाम पूछे गए थे, ईयर्स के नाम पूछे गए थे, तो उन क्वेश्चंस ने ज़रूर स्टूडेंट्स को परेशान किया है। बाकी कुछ क्वेश्चन सीधे थे और कुछ क्वेश्चन घुमा के थे, तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन में क्या आंसर है। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरे कुछ आंसर्स दूसरे टीचर्स से या आरपीएससी से अलग हो सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं अपने पर्सनल व्यूज़ रख रहा हूँ जिसमें मैं 11th 12th प्लस सीए की स्टडी को इंक्लूड करते हुए आंसर बता रहा हूँ। तो हो सकता है किसी अदर टीचर द्वारा आपको अलग आंसर बताया जाए, तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है। ये उनके पर्सनल व्यूज़ है और मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, और मैं अपने व्यूज़ का विथ लॉजिक आंसर भी दूंगा। तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन में, जैसा कि ये 12th बेस क्वेश्चन है और सभी बच्चों का ये सही हुआ है। जैसा कि मैंने उनसे पूछा कि जब बिगिनिंग में ड्राइंग हो तो इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा आईओडी, तो ये सभी स्टूडेंट ने मेरे ख्याल से आराम से निकाल लिया। 12% से 6.5/12, इसका आंसर 2340 आया। ठीक है, तो इसमें तो किसी को दिक्कत ही नहीं आई कि हर महीने के बिगिनिंग में तो 6.5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 कि एक नॉन लाइबिलिटी के लिए अमाउंट सेट असाइड कर दिया जाए तो ये प्रोविजन के लिए होता है। देखो, जब कोई दायित्व ज्ञात है और उसके लिए आप कोई राशि रख रहे हो तो ये प्रोविजन है, वो रिजर्व नहीं है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं बार बार अपने बच्चों को ये सजेशन देता हूँ कि 11th और 12th की बुक्स जरूर पढ़े, तो जो पढ़ के गया है उसको ये मालूम होगा कि 11th क्लास की बुक के अंदर सेकंड चैप्टर में जब स्टार्ट ही करते हैं तो सोर्स डॉक्यूमेंट एक हेडिंग लगा रखा है जिसमें ये बताया गया है कि सोर्स डॉक्यूमेंट के अंतर्गत वे सभी स्रोत आते हैं जिनसे एंट्रियों को रिकॉर्ड किया जाता है। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट सोर्स डॉक्यूमेंट के पार्ट है। 17 में 1 आंसर। देन अगला क्वेश्चन है 18। सवाल है डूबत लागत का कौन सा उदाहरण है। देखिए, डूबत लागत का मतलब होता है ऐसी लागत जो ऐतिहासिक हो, जो घट चुकी हो और जिसका भविष्य के निर्णय में कोई भूमिका नहीं हो। तो पूंजी पर ब्याज ये लग चुकी घटना नहीं है। तो यहां पर जो दिक्कत आती है वो फर्स्ट तो नहीं है, क्योंकि ये पूंजी पर ब्याज है। दूसरे में भी बात आती है कि ये भी कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल है जो कि भविष्य में लगेगा। इन दोनों में कंफ्यूजन है कि कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी ये भी ऐतिहासिक है। एक्सपेंसेस ऑन इरेक्शन ऑफ मशीनरी। अब 3 और 4 में जो मैच टाई हो रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग 4 ज़्यादा सही है। देखिए, 3 कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि सर मशीन को स्थापित करने में यदि खर्चा लग चुका है, यदि लग चुका है तो वो भी तो संक होगा। तो मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि मशीन को अभी स्थापित नहीं किया गया, खरीदा जा चुका है, तो इस कारण से इसका आंसर हम 4 मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में बात करें तो देखिए बिल्कुल आसान है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और 30,000 डिवाइडेड बाय 18,000 आपको करना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में आपको भाग लगाना है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय करके, और इसका आंसर जो आ जाएगा वो 1.61 आ जाएगा। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, कमिटेड फिक्स कॉस्ट में क्या शामिल नहीं है। तो कमिटेड फिक्स कॉस्ट में डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट, विवेकाधीन स्थिर लागतें शामिल नहीं है। इसको मैं बता भी दूं कि कमिटेड फिक्स कॉस्ट में क्या चीज़ आती है। देखिए, कमिटेड फिक्स कॉस्ट जो होती है वो एक ऐसी कॉस्ट होती है जो, एक सेकेंड, जो आपके विवेकाधीन हो, यानी आप उन्हें कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं, ट्रेनिंग कॉस्ट, तो आप उसे रोक भी सकते हो। तो ये कमिटेड फिक्स कॉस्ट में शामिल नहीं होता है, ये आपकी इच्छा पर लगती है। जबकि संक कॉस्ट आपकी इच्छा पर नहीं लगती, ये लग चुकी है। तो इसका आंसर होगा 1, डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट। देन 32 में आपका क्वेश्चन है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहां पर बताया जाता है। तो ध्यान दीजिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसका एक टुकड़ा
प्रॉफिट एंड लॉस में आता है और बाकी का टुकड़ा बैलेंस शीट की एसेट साइड में आता है, जो हमें 11th क्लास की बुक्स में पढ़ाया जाता है। तो ये पी एंडर और बैलेंस शीट दोनों का आइटम है। नेक्स्ट 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो देखिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के मेथड्स में ग्रॉस असेट्स, ग्रॉस करंट एसेट मेथड है, नेट करंट एसेट मेथड है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट है, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड है। मिलर ऑरर मॉडल जो होता है वो कैश के मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, तो आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 के बाद 35, विच फंक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा कार्य शामिल नहीं है? तो स्टूडेंट स्टोरेज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, माल का परिवहन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, लेकिन मार्केट रिसर्च जो है वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट, तो स्टैंडर्ड्स फॉर ऑडिटिंग देने वाला इंस्टीट्यूट है ICAI, जिसके हम लोग मेंबर है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन में भी कुछ स्टूडेंट्स को परेशानी हुई, बाकी है यह आसान। देखिए प्रीमियम 20,000 रुपये चुकाया गया, जिसमें ये कह रहा है 12,000 रुपये पर एनम है और पेड अप टू 30 सितंबर 2021। तो कई स्टूडेंट ने दिमाग लगाया कि सर 12,000 पर एनम है और 30 सितंबर तक चुकाया गया, तो 12 और 6 18, तो इट में भी पॉसिबल कि ज़्यादा रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाया होगा, कोई और भी इंश्योरेंस होगा। तो इससे रिलेटेड इंश्योरेंस कितना होगा? तो 6 महीने का ज़्यादा इंश्योरेंस चुकाया है तो ईयर एंड पर प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री करनी पड़ेगी। तो यदि 12,000 साल भर का इंश्योरेंस है तो 6 महीने का इंश्योरेंस होगा 6,000, तो आंसर होगा प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, तो आंसर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चंस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड है। बिल्कुल आसान है कि यदि आपसे एरर हो चुकी है, एरर क्या हुई है कि क्रेडिट में सेल किया है और डेटर को भी आपने क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया है, सेल को भी आपने क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया है, तो सस्पेंस अकाउंट खुल चुका है। 400 रुपए से सस्पेंस अकाउंट खुल गया है, तो सस्पेंस को क्रेडिट किया जाएगा, डेटर को डेबिट किया जाएगा, एंट्री होगी डेटर टू सस्पेंस, सेकंड आंसर। देन बात करें 41 के बाद 48, तो देखिए स्टूडेंट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मशीन खरीदना, मशीन बेचना, तो ये शामिल है, ये शामिल है। किसी को लोन देना, ये भी शामिल है, लेकिन ये वाला पार्ट शामिल नहीं है, लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन 50 ए सीक्रेट रिजर्व मे नॉट बी क्रिएटेड बाय। तो देखिए स्टूडेंट्स सीक्रेट रिजर्व के बारे में मैं बता दूं, स्क्रीन पर है। सीक्रेट रिजर्व ऐसे रिजर्व होते हैं जिन्हें गुप्त संचय भी कहा जाता है, और इसका निर्माण जो होता है वो होता है यदि आप अपनी कैपिटल एसेट को, फिक्स्ड एसेट को P&L में चार्ज कर दो, या आपको कोई रेवेन्यू रिसिप्ट हो रही है आप उसे एसेट में क्रेडिट कर दो। इसमें कुछ एग्जांपल भी दिए हैं, एसेट पर ज़्यादा डेप्रीशिएशन लगा दो, या अपनी लाइबिलिटी को ओवर वैल्यू कर दो, या कंटिंजेंट लाइबिलिटी को लाइबिलिटी मान लो, या कैपिटल एक्सपेंडिचर को P&L में चार्ज कर दो, या कोई आयगत प्राप्ति हुई है उसे आप क्रेडिट कर दो संपत्ति खाते में। तो यहाँ पर इन सब को देखने से ये होता है कि अंडर वैल्यूशन ऑफ यदि आपने स्टॉक किया है तो इससे भी सीक्रेट रिजर्व बनेगा। रेंट रिसीव्ड को आपने बिल्डिंग में डाला है तो इससे भी सीक्रेट रिजर्व बनेगा। यदि आप अपनी एसेट पर खर्चा करते हो, स्पेंड ऑन एडिशन टू एसेट, जबकि P&L में चार्ज करते हो तो इससे भी बनेगा। लेकिन यदि आप संपत्ति के प्रतिस्थापन हेतु कोष की स्थापना कर रहे हो तो नॉर्मल यदि आप डेप्रीशिएशन चार्ज कर रहे हो तो इससे सीक्रेट रिजर्व नहीं बनेगा, तो इसका आंसर होगा 4 राइट। द नेक्स्ट 52 में ये कहा है कि आप किसी प्रोजेक्ट को स्वीकार कब करोगे, तो IRR जो है वो ज्यादा हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, आंसर विल बी बिल्कुल आसान क्वेश्चन। देन नेक्स्ट 57 है ट्रायल बैलेंस का उपयोग क्या है, तो गणितीय अशुद्धियों का पता लगाने के लिए, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पता लगाने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, आंसर सेकंड। नेक्स्ट 57 के बाद 62 हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। देखिए स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल एनालिसिस दो तरह का, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल ऐसे, एक होता है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल का अध्ययन जो किया जाता है बच्चों, या तो आप खुद का कंपैरिजन खुद के साथ कर रहे हो लेकिन अवधियां अलग अलग है, या आप अपने कंपटीटर की तुलना आप खुद के साथ कर रहे हो, तो इसका आंसर होगा इंटर फर्म कंपैरिजन। ये मैंने लिखा भी है, IRR का मैं बता ही चुका हूं।
और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के लिए लिख रखा है कंपैरिजन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कंपनी की ग्रोथ का पता लगाने के लिए, और बेस ईयर के साथ में तुलना की जाती है। या तो आप अपनी तुलना पिछली अवधि के साथ करते हो या अपने कंपटीटर के साथ करते हो, तो इसका आंसर इंटरफर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश इक्विवेलेंट। तो कैश इक्विवेलेंट के अंदर ध्यान दीजिए, कैश इन हैंड अलग चीज है, कैश इक्विवेलेंट अलग चीज है। तो कैश इक्विवेलेंट में ऐसी चीजें आती है जो विद इन 3 मंथ रोकड़ में परिवर्तित हो जाए बिना किसी रिस्क के। तो इसका आंसर होगा मनी मार्केट डिपॉजिट विद वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड विद नो रिस्क। तो आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, पहले 72। इम्प्रेस सिस्टम इज पेटी कैश बुक इज यूजफुल। तो इम्प्रेस का मतलब है छोटे मोटे लेन देन जो बार बार होते हो, तो आंसर 1 और 2 होगा। पेमेंट स्मॉल वैल्यू हो, बार बार होते हो। नेक्स्ट 78 जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स बिल्कुल आसान है। सीआरआर कितना क्रिएट किया जाएगा, तो ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है और फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये मान के चलिए लगभग आता है। तो 5 लाख रुपए की कैपिटल यदि आपने खत्म की है, नए शेयर आपने 2 लाख के जारी किए हैं, तो प्रीमियम तो देखे नहीं, कैपिटल के बदले कैपिटल लिखी जाती है, तो सीआरआर में कितना ट्रांसफर किया जाएगा, 3 लाख रुपए। नेक्स्ट 79 भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पे बैक पीरियड आपको निकालना है। इसको निकालने के लिए 6 लाख रुपए के अंदर पहले आप टैक्स घटाएंगे, टैक्स 3 लाख रुपए आएगा, और 3 लाख जो बचेगा इसमें डेप्रीशिएशन ऐड कर देंगे। डेप्रीशिएशन 5 लाख रुपए है। 5 लाख कैसे आया, 40 लाख का 12.5% से आया, तो 8 लाख रुपए आपका टोटल रिटर्न हो रहा है, और 40 लाख आपका इन्वेस्टमेंट है। 8 लाख आपको हर साल मिलता है, तो 5 साल में आपका पेबैक पीरियड आ जाएगा। नेक्स्ट 79 के बाद 83 क्वेश्चन बहुत ही आसान। एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैपिटलाइजेशन करके करना है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आप फार्मूला लगाएंगे कि गुडविल का जो फार्मूला है वो है आपका सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू 100। तो सबसे पहले आप सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए। सुपर प्रॉफिट निकालने का फार्मूला है एवरेज में से नॉर्मल लेस कर दीजिए। अब एवरेज प्रॉफिट आपका 98 है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड लिया आपने। कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 5 लाख है। इस 5 लाख को आपने 14% से मल्टीप्लाई किया, 70,000 आया। 98 में 70,000 लेस किए, यानी सुपर प्रॉफिट 28,000 आया। नीचे 14% से किया, तो आंसर हो गया 2 लाख रुपए। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 के बाद 94। तो देखिए 94 क्वेश्चन की यदि हम बात करें, बिल्कुल आसान है। वैल्यू ऑफ फर्म ऑफ गुडविल, बिल्कुल ठीक है। ये हिडन गुडविल का फार्मूले से निकला है बच्चों। हिडन गुडविल का फार्मूला आप जानते होंगे, नए पार्टनर द्वारा लाई गई कैपिटल और उसके रेशो का उल्टा जो है वो कर देंगे, यानी 4/1, और फिर करने के बाद में ओल्ड पार्टनर की कैपिटल, तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल हो जाएगी 10 प्लस 20 प्लस ये रिजर्व भी बढ़ जाएगा, तो एक साथ यहीं पर ही कर लेते हैं, प्लस नए पार्टनर की कैपिटल। तो ये 80 में से 60 गए तो बचे कितने, 20। तो ये हिडन गुडविल से निकलेगा 20,000। नेक्स्ट 94 के बाद 102 के अंदर क्वेश्चन है स्वेट इक्विटी शेयर किसको जारी किए जाते हैं। तो बच्चों डायरेक्टर्स को और एम्प्लॉइज दोनों को ये इशू किए जाते हैं। ये स्वेट इक्विटी शेयर एम्प्लॉय को भी और डायरेक्टर्स को भी इशू किए जाते हैं फॉर प्रोवाइडिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, नो हाउ, वैल्यू एडिशन के लिए दिए जाते हैं। तो डायरेक्टर्स एज वेल एज एम्प्लॉय दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 के बाद 105 है पार्टनरशिप फर्म में जो एग्रीमेंट किया जाता है उसे डीड कहते हैं। तो ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया। 105 के बाद 108। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में मेरा कुछ बच्चों के साथ में और दूसरे कई टीचर्स के साथ में मतभेद है, लेकिन मैं इसके लॉजिक्स भी आपको देता हूं कि डेब्ट इक्विटी रेशियो है 2:1 और बोनस शेयर के बाद में डेब्ट इक्विटी रेशियो पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लोगों की ये ओपिनियन है कि भाई कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट मेरा ये मानना है इससे डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो मेरा आंसर है डी, क्योंकि मेरा यह मानना है कि बोनस इशू में सीआरआर भी यूज किया जाता है, जबकि इक्विटी में पहले सीआरआर यूज नहीं हो रहा था। तो मेरा यह मानना है कि बोनस इशू के बाद में इक्विटी बढ़ जाएगी। इक्विटी बढ़ने से आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आंसर मेरे अकॉर्डिंग डी होगा, जबकि कुछ लोगों की ओपिनियन है चेंज नहीं होगा, बट मैं अपने लॉजिक्स पर टिका हुआ हूं कि
बोनस इशू में सीआरआर को इक्विटी में बदला जाता है और सीआरआर जो है वो फ्री रिजर्व में शामिल नहीं था, यानी पहले इक्विटी में शामिल नहीं था। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर आएगा डिक्रीज। नेक्स्ट 108 के बाद 112 क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर बिल्कुल आसान है, 10% कॉल इन अरियर पर है, 12% कॉल इन एडवांस पर है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इच्छा जो भी कम हो तो 112 में 1। नेक्स्ट 115, ये कह रहा है कि यदि लेबर टर्नओवर हाई हो तो क्या होगा। लेबर टर्नओवर हाई हो तो क्या प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सवाल ही नहीं। कॉस्ट कम हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। ट्रेनिंग के खर्चे उल्टे बढ़ेंगे, तो बताइए। ड्रॉप इन एम्प्लॉय मॉरल, जो एम्प्लॉय का मॉरल है उसकी जो मतलब कहते हैं ना उत्साहवर्धन है वो कम हो जाएगा, उसके मनोबल में क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। बिल्कुल ठीक। 115 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, डायरेक्ट मटेरियल डज नॉट इंक्लूड। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है कि डायरेक्ट मटेरियल में क्या शामिल नहीं है, तो इसका भी अपने पास में आंसर है। ध्यान से देखिए, डायरेक्ट मटेरियल में अलग अलग बुक्स में अलग अलग राय है, हम उसी को फॉलो करेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल में क्या होता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट मटेरियल में जो सीए की बुक्स है उसके अंदर तो प्राइमरी पैकिंग भी शामिल नहीं है, लेकिन जो बीकॉम वगैरह की बुक है उसके अंदर प्राइमरी पैकिंग को शामिल कर रखा है। तो इतना सा आपको हिंट दे दूं, जो सीए की बुक्स में है वो क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूं। देखो आपके सामने स्क्रीन पर है, लिख रखा है material which are present in the finished product or can be economically identified in the product are termed as direct material. For example, cloth in dressmaking, material purchased for a specific job. In some cases material may be direct but it is treated as indirect because it is a small quantity, it is not economically feasible to identify that quantity. तो nominal value को इस कारण से हम यहां पर ले लेंगे कि बहुत ही ज़्यादा कम वैल्यू का है, इस कारण से उसे डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट नहीं मानेंगे। 118 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 127 क्वेश्चन है 100% स्टेटमेंट किसे कहेंगे, तो इसको कॉमन साइज बैलेंस शीट को कहेंगे। कॉमन साइज बैलेंस शीट के खूब सारे नाम है, इसे हम 100% स्टेटमेंट भी कहते हैं, कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट भी कहते हैं और वर्टिकल टाइप ऑफ एनालिसिस भी बोलते हैं। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है 127। देन 129 क्वेश्चन, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या काम आता है, तो ये पास्ट के डेटा को एनालिसिस करता है, प्रेजेंट से इसका कोई मतलब नहीं होता। नेक्स्ट 132, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, हर बच्चे ने ये सही किया है, टोटल करंट एसेट्स। 133 क्वेश्चन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये भी सब बच्चों के सही हुआ है कि इंक्रीज इन इन्वेंट्री को लेस करते हैं, डिक्रीज इन इन्वेंट्री को ऐड करते हैं, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री को डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, 140 के अंदर बिल्कुल आसान है कि सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा। तो देखिए ए सरेंडर कर रहा है 1/5 अपने हिस्से का, बी सरेंडर कर रहा है 2/5 अपने हिस्से का, तो ये 3/25 और ये 4/25, रेशियो हो गया 3:4। 141 ऑपरेटिंग साइकिल, ये सब बच्चों को पता है और वैसे भी सबसे बड़ा है तो सभी लोग इसे टिक करके आए। 144 में है इनडायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस का कौन सा उदाहरण, तो मैं बता दूं बच्चों, डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस है कि जो विक्रय बढ़ने पर आनुपातिक रूप से बढ़ता हो, और इनडायरेक्ट का मतलब है विक्रय बढ़ने पर आनुपातिक रूप से नहीं बढ़ता हो। तो आप मुझे बताइए, कैरिज आउटवर्ड विक्रय बढ़ेगी तो कैरिज आउटवर्ड बढ़ेगा, पैकिंग मटेरियल आनुपातिक रूप से बढ़ेगा, कैटलॉग भी आनुपातिक रूप से ज्यादा बढ़ेंगे, लेकिन सैलरी ऑफ सेल्स मैनेजर जो कि परमानेंट और फिक्स नेचर की है, अनलेस अदरवाइज ये सैलरी जो है वो टर्नओवर पर बेस्ड नहीं हो, तो ये वाला इनडायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड होगा। आंसर विल बी 1। नेक्स्ट 145, इसके अंदर है वेस्टिंग एसेट का उदाहरण, लैंड नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं। 145 के बाद 147 में है कि कंपोजिट कॉस्ट यूनिट कहाँ यूजली की जाती है, तो यह यूज की जाती है सर्विस अंडरटेकिंग में। सर्विस अंडरटेकिंग के अंदर मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स ये सवाल थोड़ा सा मेरे को लगता है प्रॉब्लम वाला है। देखिए यहां पर न तो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग लिखा है, तो होटल के अंदर भी कंपोजिट कॉस्ट यूनिट होती है, इसमें भी मेरी राय दूसरे टीचर से अलग है। जैसे होटल के अंदर कंपोजिट कॉस्ट यूनिट क्या आती है, बैड डेज आती है। अब यहां मोटर कार सर्विस का नहीं आया है, अब यहां मोटर कार ये मैन्युफैक्चरिंग की कह रहा है कि किसकी कह रहा है, तो होटल के अंदर भी कंपोजिट कॉस्ट यूनिट यूज होता है। और मोटर कार का मतलब यहां पर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है, तो 3 सही है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये 2 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है।
मुझे दो ज़्यादा सही लग रहा है, और अलग अलग लोगों की में अलग अलग राय है, क्योंकि होटल के अंदर यदि हम कंपोजिट कॉस्ट यूनिट देखें तो बैड और डेज भी होता है, बैड डेज ऐसे होता है, क्योंकि हम लोग सीए इंटरमीडिएट में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाते हैं तो उसमें भी कंपोजिट कॉस्ट यूनिट यूज होती है। और ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग वर्ड लिखा नहीं इसने, तो मोटर कार लिखा है, तो मोटर कार क्या, मोटर कार मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो तो मल्टीपल कॉस्टिंग का एग्जाम्पल है, तो मेरे अकॉर्डिंग होटल सही होना चाहिए। नेक्स्ट 147 के बाद 150, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट, तो ये कंसल्टेंट का काम नहीं करता, डायरेक्टर और शेयर होल्डर के लिए। तो स्टूडेंट्स आई होप सो आपने अपने आंसर इससे मैच किए होंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के, एफएम के और अकाउंटिंग के। मेरे और दूसरे टीचर्स के इसमें ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, फाइनल जो आंसर है वो आरपीएससी का ही मान्य होगा। हम देखेंगे कि उन्होंने क्या लॉजिक लगाकर, व्यू लगाकर उसको राइट किया। तब तक के लिए देखते रहिए, और इसी तरह के आप वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे और नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच, बाय।